भाइयों बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार हत्या किए किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन से मैदान है? धन्यवाद। देश की भावनाएं आपके साथ, चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा और आप देख रहे हैं जुबली पोस्ट का खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक। बीते कुछ दिनों से भारत और चीन की सीमा पर तनाव है। दोनों देशों के भीतर एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। फौज हमारी तैनात है सीमा पर और देश के भीतर भी एक उबाल सा आया हुआ है। ये उबाल है आम जनता का, जो कुछ नहीं कर पा रही है तो चीन के सामानों के बहिष्कार की बात ही करके खुश हो जा रही है। डिप्लोमेटिक गतिविधियां भी चल रही हैं और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री हमें ये क्यों नहीं बताते कि क्या वाकई चीन के लोग भारत की सीमा के भीतर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, हमने सुना कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर इस तरह की कोई बात होती है सीमा पर हमारे। लेकिन बावजूद उसके आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि चीन के मामले पर बहुत संयम से सरकार को बोलना चाहिए। तो सरकार और प्रतिपक्ष की ये लड़ाई तो चली रही थी, लेकिन पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी और जाहिर सी बात है कि जब हमला सीधे नरेंद्र मोदी पर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चुप कैसे रहे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मैदान में उतरे और उन्होंने तो ये भी बता दिया कि सरदार मनमोहन सिंह को ये याद रखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में चीन कितनी बार आया और उन्होंने गिनती गिनाई कि सन 2010 से 2013 के बीच चीन ने 600 बार से ज्यादा एलएसी पर अचानक आक्रमण किया। जब नड्डा साहब ये बता रहे थे तो उस वक्त 2013 में रविशंकर प्रसाद और नरेंद्र मोदी खुद केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर थे। बीजेपी अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह एकता की बात करते हैं, जो सही है, लेकिन कागज पर उनके शब्द जो हैं वो धरातल पर बेजान से गिरते हैं और साफ पता चल जाता है कि एकता का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। अब ये बात तो जेपी नड्डा कह रहे हैं और दूसरी तरफ अब ये बहस तेज हो गई है कि क्या राहुल गांधी ये जो प्रधानमंत्री के ऊपर हमले कर रहे हैं इसका कोई पॉजिटिव लाभ उनको मिलने वाला है, कोई राहुल गांधी के लिए ये कोई राजनीतिक बढ़त मिलने जा रही है, या फिर ये राफेल 2 हो जाएगा जो पिछले आम चुनाव के पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था और बैकफायर कर गया था। कांग्रेस की साख के ऊपर भी बड़ा सवाल आ गया था। ये सारी बातें हैं, ये सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं
वरिष्ठ पत्रकार कुमार भवेश चंद्र जी और श्री राम दत्त त्रिपाठी जी। दोनों लोगों की बात हम सुनेंगे और उसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल जी, हम उनकी भी बात सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं रामदत्त सर आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या जिस स्थिति में इस वक्त देश है, विपक्ष का सवाल पूछना गलत है? देखिए, दुर्भाग्य यही है कि पिछले काफी दिनों से और खास करके ये मीडिया की तरफ से ये गलती हो रही है कि वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता है या विपक्ष को नेताओं को एक जोकर की तरह, कॉमेडियंस की तरह पेश करता है, जबकि लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। सरकारें या लोकतंत्र तभी चलता है जब ये दोनों धुरी है, दोनों संसद के अंग हैं, दोनों लोकतंत्र के अंग हैं। तो विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, और उसको राजनीतिक थ्योरी में कहे टू अपोज द गवर्नमेंट, टू एक्सपोज द गवर्नमेंट, टू डिपोज द गवर्नमेंट। ये उनकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं करते हैं तो अपनी ड्यूटी में फेल होते हैं। और वो उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो सरकार इस समय है 6 साल से, वो जनता को हर बात पे अंधेरे में रहती है या चीजों को गुमराह करके तोड़ मड़ोड़ के पेश करती है। तो इसलिए ये बिल्कुल देश को जानने का हक है लोगों को कि भाई वहां हुआ क्या है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई कोई हमारी सीमा में घुसा नहीं, आया नहीं, तो हमारे लोग मारे कैसे गए? सवाल सबसे बड़ा यही है। क्या हमारे लोग अपनी ही सीमा के अंदर आपस में लड़के मरे हैं? क्या हुआ है? और ये पहली बार आर्मी के लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि एक कमांडिंग ऑफिसर जो है वो इस तरह से ब्रूटली उसको मारा गया है। और उसके पीछे हमेशा जब इस तरह बॉर्डर में तनाव था 1.5 महीने से, तो निहत्थे जाने का कोई सवाल नहीं उठता। पीछे कायदे से उनके जाना चाहिए था, और अगर उन पे हमला हुआ था तो फायर होना चाहिए था। क्यों नहीं फायर हुआ? अगर हमला हुआ तो सेल्फ डिफेंस का राइट तो हर नागरिक को है। तो किसने हाथ हमारे आर्मी के लोगों के बांध दिए थे? ये भी एक बड़ा सवाल है ना सर। आपने तो जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि भाई सवाल तो विपक्ष पूछेगा ही। लेकिन भवेश जी, ये एक बात जरूर आ रही है कि आजकल ये कहा जा रहा है कि भाई संकट काल के भीतर सवाल नहीं पूछने चाहिए सरकार से, पूरे सबको एकजुट दिखाई देना चाहिए। लेकिन 2013 में जब चीन के सैनिकों ने इस तरह की हरकत की थी, तो आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त वो विपक्ष में थी, तो सवाल तो पूछे जा रहे थे। तो गलत कहाँ है? आपको लगता है सवाल पूछना? देखिए, सवाल पूछना गलत नहीं। आमतौर पे जब रक्षा मामले में और विदेश नीति के मामले में देखा ये गया है कि अपने यहाँ एक परंपरा रही है कि एक सर्वदलीय सहमति की स्थिति बनती है कि सभी लोग जो भी सत्ता में बैठे हैं वो और सत्ता से बाहर जो बैठे हैं विपक्षी दल, सभी के बीच में एक आम सहमति होती है। सुरक्षा के मामले में कहीं कोई अलग राय नहीं रखता है और एक सामूहिक राय ही देश से जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार एक पहल भी की। ये अच्छी बात थी कि जब चीन वाला ये प्रकरण सामने आया तो प्रधानमंत्री ने पहल की। हालांकि पूरे अगर देखा जाए तो कोरोना के प्रकरण में भी करना चाहिए था उस तरह की गतिविधि, उस तरह का कोशिश सरकार की ओर से होनी चाहिए थी सर्वदलीय बैठक की, वो कोशिश नहीं हुई। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि जब चीन से वहाँ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति पैदा हुई उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से वहाँ के हालात का बयान किया। ये अच्छा रहा। लेकिन शायद विपक्षी दलों को वो संतुष्ट नहीं कर पाए और विपक्षी दलों की जो अभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो चिट्ठी कह सकते हैं या उनकी तरफ से जो बयान कह सकते हैं, वो मुझे लगता है इसी बात का गवाह है कि वहाँ पे संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। और वो जवाब संतोषजनक इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि सीमा पर तैनात रहे बहुत सारे सैनिकों के लेख मीडिया के जरिए आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ क्या परिस्थिति रहती है और वहाँ किस तरह से परिस्थितियां बनी हैं जिसकी वजह से हमारे 20 सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। वहाँ पे स्थिति ये है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हम जहाँ पे गश्ती करते हैं, उस जगह से हम थोड़े लापरवाही बरत रहे थे शायद कोरोना की वजह से। ऐसा एक ये जानकारी भी आ रही है कि कुछ पोस्ट पे हम वहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ कमी कर रहे थे। हम शायद ज़्यादा मुतमईन हो गए थे कि ये परिस्थितियाँ इस वक्त खराब नहीं होंगी।
तो एक सरकार की नजर होनी चाहिए थी और देखना चाहिए था कि इस तरह की हालात में चाइना का रुख क्या है। और चाइना जब अप्रैल के बाद वहां पे लगातार डिप्लॉयमेंट कर रहा था, वहां सीमा के पास गतिविधियां उनकी बढ़ रही थी, जो जानकारी आ रही है कि वहां पे 85 से अधिक टेंट लगा दिए हैं उसने, और कुछ टेंट जो है नई जगहों पे लगाए गए हैं जो 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 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके आगे बढ़ के, और शायद यही डिस्प्यूट की वजह बनी। तो इस तरह की जो भी चीन की तरफ से हरकत हुई थी, गलत हरकत हुई थी, वो विपक्ष के सामने आना चाहिए था। देश के सामने ना आता, गोपनीयता का मामला था, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष शायद छला हुआ महसूस किया कि उसको गलत जानकारी दी गई, और इसीलिए शायद ये विपक्ष की ओर से ये प्रतिक्रिया आ रही है। और हमेशा सवाल रहता है, विपक्ष को पूछने का सवाल रहता है, इस मामले में रिपोर्टिंग होती है, पत्रकारों को इस तरह के सवालों पर को लेकर लोगों के बीच में जाने का एक स्थिति रही है, पहले भी। देखिए एक जो बात आपने कही भवेश जी, आपने जो बात कही कि भाई एक ऐसी स्थिति है, लेकिन मैं जरा सा ये देखूं, अगर मैं पूछूं रतनमणि सर से कि जो सर्वदलीय बैठक की पहले बात हो रही थी, पहले ये आलोचना हो रही थी कि भाई सर्वदलीय बैठक नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, लेकिन सर्वदलीय बैठक जब हुई उसके बाद ये विवाद और बढ़ गया है। दोनों पार्टियां उसके बाद उलझ गई। पी चिदम्बरम का भी बयान हमने देखा, वो भी नसीहत दे रहे हैं, और मनमोहन सिंह जी ने भी इसके बाद ही ये सलाह दे डाली है कि भाई संभाल के बोलना चाहिए। तो क्या सर्वदलीय बैठक के भीतर प्रधानमंत्री और विपक्ष दोनों के बीच में क्या कोई तालमेल नहीं बन पाया, या बन जाने के बाद भी राजनीति गर्म की जा रही है विपक्ष की तरफ से इस मौके का लाभ उठाने के लिए? रतनमणि सर। हाँ उत्कर्ष जी, एक बात जो कि मुझे लगती है कि जब हम सर्वदलीय बैठक की बात करते हैं तो आमतौर पे जिस तरह के सवाल आज उठ रहे हैं वो ज़्यादातर सभी विपक्षी दलों की ओर से या मेजॉरिटी ऑफ विपक्षी दलों की ओर से आने चाहिए। एक जो नोट करने वाली बात है कि सवाल केवल और केवल कांग्रेस पार्टी द्वारा ही उठाए जा रहे हैं। आज भी बसपा ने मायावती जी ने उसको कहा है कि सरकार जो कर रही है वो उसका दायित्व है और हमें सरकार का साथ देना चाहिए। ठीक है, उसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। इसके पहले भी अन्य विपक्षी दलों ने भी कोई इस तरह का सवाल और इस तरह की हमलावर होते हुए सवाल नहीं किए हैं जिस तरह से केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे लगता है इसके पीछे हमें कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने इस समय एक ऐसा मौका है, वो किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर कर अपने आप को एक प्रमुख विपक्षी स्पोक्समैन के तौर पे स्थापित करना चाहती है। क्योंकि पिछले 5-6 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस को ही निशाने पे हमेशा रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष जी कि ये जो भी आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा या चिदम्बरम जी ने कहा या मनमोहन सिंह जी ने कहा, वो सब कांग्रेस पार्टी की ओर से एक यूनिलैटरल अटैक है इस समय की सरकार के ऊपर, और अन्य विपक्षी दल शायद इसमें कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं या खड़े होते हुए दिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस समय पूरे देश में जो सेंटिमेंट है वो चाइना को एक जबरदस्त जवाब देने का है, चाइना से डटकर मुकाबला करने का है। और शायद कांग्रेस पार्टी द्वारा जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड हो सकता है, बाकी विपक्षी दलों का स्टैंड वो है या नहीं ये कहना अभी फिलहाल मेरे लिए मुश्किल है। तो ये जरूर जो आपने बात उठाई वहां पर बस मैं एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि सर्वदलीय बैठक में ऐसा कुछ हुआ होगा कि शायद कांग्रेस को अपने अलग थलग होने का या तो एहसास हुआ होगा, या कांग्रेस को ये लगा होगा कि ये वो मौका है जब वो बाकी विपक्षी दलों से अलग स्टैंड लेकर सरकार पे हमलावर हो सकती है, और इसी स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस और केवल कांग्रेस ही ऐसे सवाल कर रही है। नहीं, लेकिन एक चीज इसमें है, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस बिल्कुल, जी मैं आऊंगा रामदत्त जी आपके पास, कांग्रेस बिल्कुल एकला चलो रे है, बाकी विपक्षी दल नहीं आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम देखें तो हम ये जरूर देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी ये सवाल उठाया, और बल्कि समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव का वो स्टेटमेंट भी बताना शुरू किया, और उन्होंने कहा, जब
मुलायम जी ने कहा था संसद में कि भाई चीन को लेके एक लंबा भाषण दिया था। और समाजवादी पार्टी भी ये लगातार बात कर रही है कि साहब जब नेताजी थे रक्षा मंत्री तो चीन के भीतर हम 4 किलोमीटर घुस गए थे, इस तरह के बयान दिया है। लेकिन जब बड़े प्लेटफॉर्म की बात हम करते हैं, जब एक कंबाइंड अपोजिशन की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सुर एक साथ नहीं आ रहे। तो रतनमणि जी की बात ये सही है कि कांग्रेस जो है बिल्कुल अकेले जो है मोर्चा खोलने की कोशिश में है, और ना नॉर्थ से ना साउथ से। अगर एक मान लीजिए उद्धव ठाकरे का भी एक स्टैंड आया चाइना के खिलाफ, लेकिन शिवसेना के साथ बतौर पार्टनर सरकार चलाने वाली कांग्रेस में भी शिवसेना कांग्रेस के साथ नहीं बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अपने को अलाइन नहीं कर रही है इस इशू के ऊपर। तो यहाँ पर तो मामला है नहीं। मैं भावेश जी आऊंगा, जी कुछ कहना चाहते हैं जी? अच्छा, उनकी बात सुन लेते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमारी बहस शायद सही दिशा में नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी क्या करे। हमको इसी के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो बड़े बड़े सेना के अधिकारी जो वहां रहे हैं, जिन्होंने वहां काम किया है, जिनको अनुभव है, और दूसरे आज देखिए दौर दूसरा है। आज का दौर सन 62 का दौर नहीं है। आज सारी सैटेलाइट से पिक्चर्स आ रही कि कहाँ चाइना की गाड़ियां घूम रही थी, कैसे हो रही थी। वीडियो हमारे पास घूम रहे हैं कि कैसे गुत्थम गुत्था हुआ। जो आर्मी के लोग हैं वो अपने घरों को इत्तला दे रहे हैं। जो लेह में लोग भर्ती हैं अस्पताल में, वो लोग हमारी सारी सूचनाएं दे रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री ने देश को बताया या उस बैठक में बताया, उसमें और जो जमीनी हकीकत है उसमें बड़ा गैप है। तो इसलिए सवाल उठता है, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को, जनता को, देश को, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आप अंधेरे में रख के सहयोग नहीं ले सकते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि भाई बात क्या। और असली बात ये भी है कि देखिए चीन के दो हैं, एक लॉन्ग टर्म उसका गेम प्लान है कि वो वहां से जाके काराकोरम होके वो सड़क निकाल रहा है ग्वादर जो पोर्ट तक। दूसरा वो भारत में निवेश भी कर रहा है। इस बीच हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम अक्साई चीन को अब वापस लेंगे। तो आप विदेश नीति में, कूटनीति में इस तरह नहीं कहा जाता है। उसका इशारा पाके हमारी आर्मी वहां कुछ करने लगी और उससे झड़प हो गई। जब वो करने लगे तो आपने उनको हाथ बांध दिया। तो थोड़ा इनको जब बोलना नहीं बोलना चाहिए तो बोल रहे गृह मंत्री, जब बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। जो सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही है मौके से, जो फोन पे जानकारी आ रही, जो वीडियो आ रहे हैं वहां पैंगोंग लेक से या जो उस घाटी से, जहां गलवान घाटी से, तो उसमें और प्रधानमंत्री के बयान में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री के बयान को तो चीन कोट कर रहा है कि देखिए साहब, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं घुसे। अगर चीन के लोग अंदर नहीं घुसे तो प्रॉब्लम क्या है? फिर क्या हमारे लोग आपस में लड़के मरे हैं? नहीं, बात तो ये मीडिया को भी सवाल पूछना चाहिए। देखिए एक उदाहरण है कि जब फॉकलैंड वार हुई थी और ब्रिटिश आर्मी को वहां झटका लगा था, बीबीसी ने वो खबर दी थी और वहां थैचर ने कहा था प्राइम मिनिस्टर के साहब आप राष्ट्रभक्ति नहीं है, अनपेट्रियाटिक है। तो ये मीडिया के भी नहीं पूछना चाहिए। दिक्कत यह है कि इस देश में सवाल पूछना गुनाह है। चाहे मीडिया के लोग नहीं पूछेंगे तो, अब मीडिया के लोग नहीं पूछेंगे तो विपक्ष भी नहीं पूछेगा क्या? विपक्ष को सवाल नहीं पूछेगा तो करेगा क्या? जब दोनों में विरोधाभास है, या तो आप सही बताइए, जो पिक्चर्स आ रही, जो वीडियो आ रहे हैं, जो आर्मी के लोग मोबाइल पे बता रहे हैं, जो सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही, उसमें फर्क क्यों है और प्रधानमंत्री के बयान में? ठीक बात है, ठीक बात है। भवेश जी आप अपनी बात जरूर कहिएगा, लेकिन एक चीज जरूर रामदत्त जी की बात से निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है विपक्ष या कुछ लोग। दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि आर्मी के बहुत सारे जनरल्स ने बताया है कि साहब स्थिति ऐसी नहीं है जैसी हमें बताई जा रही है। तो एक भ्रम की स्थिति तो बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक भ्रम की स्थिति बनी है। और हम विश्वास अगर करना चाहें तो हम किस तरह से कर पाए। भवेश जी का संपर्क टूट गया है। रतनमणि सर, ये इस बात के ऊपर आपकी ही टिप्पणी हमें मिले फिलहाल कि आखिर ये जो भ्रम बना हुआ है, ये भ्रम कहां से बना, क्यों बना, और ये भ्रम कैसे मिटेगा? आखिर किसकी बात को तथ्य एक तरफ कुछ कह रहे हैं, बातें एक तरफ हो रही हैं। छोड़ दीजिए एक बार कांग्रेस पार्टी की भी बात को, कांग्रेस को भी किनारे कर लीजिए। तो आर्मी के जो जनरल्स, अगर एक्स जनरल्स कुछ बोल रहे हैं तो भाई कोई बात तो होगी, और अगर कोई बात है तो वो क्या है और उसका निवारण, क्योंकि जनता जो है वो परेशान है।
जनता गुस्से में है और जनता के साथ एक दिक्कत ये है कि वो सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन जो सोशल मीडिया का जो दौर है वो रेडीमेड मैसेजेस इधर से उधर से काउंटर और अटैक ये सब चल रहे हैं, तो भरोसा आएगा कैसे और किससे? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं जो मैं व्यक्तिगत तौर पे महसूस करता हूँ। पहला तो ये कि ये जो इलाका है लद्दाख का, और लद्दाख के चाहे वो उत्तर में हो चाहे वो पूर्व की तरफ हो, इस पूरे इलाके में जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो बहुत क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वजह से जो वहाँ पे साल भर एक बर्फ पड़ती है और पत्थर और चट्टान का इलाका है, वहाँ पे कोई बॉर्डर पोस्ट नहीं है, जिसकी वजह से LAC के बारे में कहा जाता है कि वो शिफ्ट होती रहती है नदी के मूवमेंट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, बर्फबारी और बरसात के हिसाब से। मुझे लगता है इस जानकारी पर किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं है। दूसरी बात ये कि चाइना की ओर से आज से नहीं, जब से LAC को दोनों देशों ने रिकॉग्नाइज किया था, चाइना की ओर से लगातार ये प्रयास किया जाता रहा है कि वो LAC को धीरे धीरे करके कुछ कुछ किलोमीटर तक बढ़ाते रहें, जिसको सलामी कटिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। मुझे लगता है हम सब उससे वाकिफ हैं कि थोड़ा सा काट के थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा काट के थोड़ा सा आगे। और चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा करके शायद पिछले कई सालों में वो कई किलोमीटर अंदर तक भारत की टेरिटरी को अपने कब्जे में ले चुका है। तीसरी बात ये कि उस इलाके को अभी तक किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से ना हो पाने की वजह से वो इलाका थोड़ा सा कटा सा था, और भारत ने पिछले दिनों जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उससे चाइना की ओर से एक नया एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है। और मैं रामदत्त जी की बात से पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ कि चाइना का जो लॉन्ग टर्म प्लान था वो चाइना ने किसी वजह से उसको जल्दी एग्जीक्यूट किया है। और वो जल्दी एग्जीक्यूट करने का एक प्रमुख कारण ये है कि भारत ने उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट तेजी से किया है, उसको देख के शायद चीन को ये लग रहा होगा कि जो काम वो अगले 5 साल या 10 साल में करना चाहते थे वो अभी करना होगा, नहीं तो भारत अलर्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो पल पल की जानकारी है, जो डेली बेसिस की जानकारी है, शायद वो वहाँ से जो नीचे तक आ रही है और हम लोगों तक आ रही है उसमें गैप है। और भारत सरकार की ओर से ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि पूरी जानकारी दिए जाने के पक्ष में शायद थोड़ा संशय है। कोई ना कोई मुझे बात इससे भी समझ में आ रही है। जैसे जब पहले दिन ये झड़प हुई थी तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई हमारे इतने जवान शहीद हुए, उसके बाद फिर दूसरे दिन कुछ और बात आई, कोई और इंफॉर्मेशन आई, कुछ दिन बाद ये भी पता चला कि साथ दोनों पक्षों ने सैनिकों को भी पकड़ के रखा था। तो एक ये तो सही है कि ये 2, 4, 6, 10 लोगों की लड़ाई नहीं थी, इसमें 100, 200, 300 लोग दोनों तरफ से शामिल थे। हम अभी कह रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है वो ये बता रही है कि 100 लोग करीब भारत के 100 सैनिक थे और चीन के 300 सैनिक थे। दूसरी बात, वो तो वहां की स्थिति है। मैं फिर से लौट रहा हूं यहाँ के जो भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी 2 दिन पहले जब बात की तो उन्होंने बिहार रेजिमेंट को लेकर के बहुत एक स्पेशल कमेंट कहा और बिहारियों के। तो भावेश जी, बिहार की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री एक बहुत सामान्य भावुक बात कर रहे थे? क्योंकि ये तो तथ्य है कि बिहार रेजिमेंट वहां पर मोर्चे पर थी, लेकिन उसका इस तरह से जिक्र, क्या इसका भी कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है क्या? भावेश सर। देखिए देखिए जब 19 के चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा कि किस तरह से एक सुरक्षा का मामला, किस तरह से एक राजनीतिक विषय बन गया। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है भावेश जी के साथ, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। बड़ा चुनाव जो है, मैं फिर आऊंगा आपके पास में, फिर आऊंगा रामदास सर।
लंबा पॉलिटिकल आपने भी देखा है सारे मूवमेंट और ये सब, भारत में कुछ भी होता है तो उसका एक राजनीतिक आधार जरूर होता है। एक तरीके से जो है वहाँ जो पुलवामा में घटना हुई उसके बाद भारत ने जो एक्शन लिया पाकिस्तान के, तो ये जो सरकार है एग्रेसिव मोड में रहती है। राजनीति थोड़ी दिक्कत हो रही है, भावेश जी की आवाज आपको नहीं मिल रही है। हाँ नहीं भावेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। देखिए यही लोगों को जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ये बातें अब लिखनी शुरू की है कि इसमें कुछ बिहार का भी एंगल है, और जिस तरह से स्पेशली हाईलाइट किया है उन्होंने बिहार के आर्मी ऑफिसर्स को या बिहार रेजिमेंट को, तो और जो तरीका रहा है देखिए मोडस ऑपरेंडी, तो उसमें आप कह नहीं हो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो हो, क्योंकि चुनाव बिहार के और बंगाल के होने वाले हैं। और तो इसमें क्योंकि सीमा पे सर्जिकल स्ट्राइक और ये सारी चीजों का इस्तेमाल अपने यहाँ चुनाव में होता रहा है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि एक बहुत बड़ा गैप है कि जो पब्लिक के पास जानकारी है वहाँ और थ्रू सैटेलाइट पिक्चर सबूतों के साथ है उसमें, और भारत सरकार के, देखिए इससे फिर सरकार की विश्वसनीयता गिरती है। अब वो जमाना नहीं रहा उत्कर्ष भाई कि जब हम लोग और रतन मणि जी के हम लोग खबरों के लिए सरकार के वायरलेस या टेलीग्राम का इंतजार करते थे। अब तो सूचनाएं हैं तो सरकार उनको स्वीकार करके ही एक्सप्लेन करना चाहिए, और उसमें स्ट्रेटजी के भी सवाल उठ रहे हैं। मेरी आज ही ऑफिसर से बात हुई कि जब तनाव चल रहा था महीने डेढ़ महीने से, तो अगर आगे निहत्थी टोली जाती है एज पर प्रोटोकॉल तो पीछे उनके आर्म्ड यूनिट भी रहती है ताकि कभी हमला हो तो पीछे से फायर हो, ताकि देखिए सेल्फ डिफेंस का राइट तो एक प्राइवेट सिटीजन को भी है। तो ये ऐसे कैसे गफलत हुई? तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है या तो, और ये पहली बार हुआ है कि कमांडिंग ऑफिसर गुत्था में मारा जाए। मतलब आप ये तो बिल्कुल जैसे गांव में वो लकड़ी के उसमें जो आए हैं और तार लपेट के वो मारा जाए, तो ऐसे किसने हाथ बांधे थे भारतीय सेना के इन लोगों के कि भाई अगर आप वहां जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में। बड़ा इसके पहले भी गुत्था वहां हो चुकी थी। हमारे एक दोस्त हैं सुबीर भौमिक, वो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है आर्मी मामलों के, और उनके कुछ दोस्त हैं जो वहां पिछली बार लड़ाई में उनको चोट लगी थी, घायल हुए थे। तो जब ये सब चीजें वहां चल रही थी तो किसने हाथ बांधे थे? और सूचनाओं में लेह के लिए हम दूसरी बात करें तो ये इससे क्या होता है कि सरकार पे भरोसा गिरता है, और चीन के ही लोग अब हमारे प्रधानमंत्री के बयान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री तो आपके कह रहे हैं कि भाई हम तो गए ही नहीं आपके अंदर। तो रतनमणि सर, ये जो बात हो रही है तो इसमें एक बात जरूर आ रही है, चाहे विपक्ष के आरोपों की बात कर लिए या जो रामदत्त जी ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का जिक्र किया, और जो हम भी पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे आर्मी के एक्स कमांडर्स भी बात कर रहे हैं, सरकार की विश्वसनीयता एक बड़ा सवाल, क्योंकि संकट काल में भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही बढ़ गई ना कि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल हो गया है। और हम सोशल मीडिया के उस चकल्लस को एक किनारे छोड़ दें, बावजूद उसके पॉलिटिक्स को भी एक तरफ छोड़ दें, तो क्या जो इंफॉर्मेशंस आ रही है और जो सरकार बता रही है वो क्या असेसमेंट में कोई गड़बड़ है? क्योंकि पॉलिटिकल स्फीयर में तो लड़ाई अपनी चलती रहेगी कि कांग्रेस का नेता कुछ बोलेगा तो 1962 याद दिलाया जाएगा, 72 का जिक्र नहीं होगा, लेकिन 2010 से 2013 की बात होगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या सरकार की विश्वसनीयता के ऊपर भी कोई संकट आप देख पा रहे हैं? बहुत कम वक्त है हमारे पास, सिर्फ 2 मिनट है, तो हम उसमें समेटेंगे इस पूरी बातचीत को। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि इस वाली झड़प के बाद चाइना के भी कुछ सैनिक मारे गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां के भी एक अधिकारी और कुछ जवान हमारे कब्जे में थे। हम उसकी बात नहीं करते, हम उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये कि इस पूरे प्रकरण पे भारत की ओर से तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमारे सैनिक मारे गए, उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। चीन में कितने सैनिक मारे गए, अधिकारी मारे गए, उनका क्या हुआ? चीन की तरफ से तो कोई बयान आया नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी तरफ कोई नुकसान हुआ ही ना हो। तो देखिए, यहाँ पे विश्वसनीयता का संकट जितना हमारे देश के अंदर है उतना ही चीन को लेकर भी होना चाहिए, क्योंकि चीन एक क्लोज सोसाइटी है, वहां से कोई कमेंट बाहर नहीं आता।
इसीलिए हम कर्टन और उन्हें देखिए ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है हमारे में एक सवाल छूट रहा है। देखिए, जो जी। मूल सवाल यह है कि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी की जो टॉप टीम है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और जो लोगों का कहना है कि देखिए, एक पुलिस ऑफिसर को आप नेशनल सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाते हैं, जिसको फॉरेन अफेयर्स का अनुभव नहीं होता, जिसको आर्मी का नहीं अनुभव होता, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं होता, तो शायद कोऑर्डिनेशन की भी कमी होती है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी की टीम है उसको थोड़ा मुझे लगता है उसमें कुछ कॉम्पिटेंट लोगों को रखना चाहिए, ताकि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो। आज कोऑर्डिनेशन की भी बहुत जरूरत है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में और इंटेलिजेंस में। हमारे इंटेलिजेंस को कैसे नहीं पता चला कि भाई चाइनीज आर्मी के लोग, हम फॉरेन इंटेलिजेंस पे इतना खर्च करते हैं, आर्मी इंटेलिजेंस रहा है कि चीन के लोग बाकायदे वो नए तरह का हथियार जो है आदिम युग के बना रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। हमारे लोग चले जा रहे हैं बिल्कुल जैसे टहलने के लिए, पिकनिक के लिए। तो कोई तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति है। मैं वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, इस चीज को समाप्त करूंगा। जो वर्तमान स्थिति है वो स्थिति ये है कि बहादुरी, सैनिकों की बहादुरी के ऊपर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, गरमाने की लगातार कोशिश है। बिहार का चुनाव भी इसके साथ कहीं ना कहीं जोड़ के देखने की कोशिश हो रही है। लेकिन असल बात यह है कि समाचारों के, सूचनाओं के इस दौर में सरकार की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसे स्थिति को स्पष्ट करके रखना चाहिए। कहीं वहां पर दिक्कत हो रही है, कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर दिक्कत हुई है, कहीं इंटेलिजेंस का फेल्योर हुआ है, तो जो हुआ वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन अगर देश को एक साथ एक सुर में बोलना है तो उसमें जिम्मेदारी सरकार की भी है और प्रतिपक्ष की भी है। सरकार को चाहिए कि वो भरोसा जगाए और प्रतिपक्ष को चाहिए कि वो उन सवालों को जरूर उठाए जहां कहीं गैप है, लेकिन उन सवालों से बचना भी जरूरी है जहां बाहर एक ऐसी छवि जाए कि हम सवाल हमेशा जरूरी होते हैं। सवाल इसलिए जरूरी होते हैं कि वो गलतियों की तरफ इशारा करते हैं जिसको लेकर के सुधार की गुंजाइश होती है। बहरहाल राजनीति किस करवट बदलेगी ये हम देखेंगे। भारत की चीन की सीमा सुरक्षित रहे ये हम सबका मानना है, और फिर ये भी देखना होगा कि सरकार अपना भरोसा किस तरह से स्थापित कर पाती है आम जनता के भीतर, और कितना भरोसा सरकार उनकी बातों, जनता उनकी बात पर कर रही है। बहुत सारे सवाल हैं, एक दिन में जवाब नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस विषय के ऊपर हम फिर एक बार मिलेंगे, विशेषज्ञों के राय जानेंगे। समय की सीमा है, इसलिए आज ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। आप सब जुड़े रहे, फेसबुक पर हमें टिप्पणियां मिलती रही, ढेर सारे लोग लाइव देखते रहे, इसको जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज के साथ, जुबली पोस्ट के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंफॉर्मेशन का बेल आइकन दबा के रखिए। हमारे वेब पोर्टल www.jublipost.in पे आपको लगातार भरोसेमंद खबर मिलती रहेगी, ये हमारा वादा है। नमस्कार, धन्यवाद।